अगर बच्चे को यहाँ पर एक सही तरीके से दिशा मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो वो बहुत हद तक अपने आप को सेव कर सकता है। आज भी ये 10 मिनट के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और खास चीजें बताऊंगा कि अगर आपने उसको ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपको कुछ ऐसा रियलाइज अपने आप होगा कि ये गलती अदरवाइज एग्जाम में हो जाती तो बहुत ज्यादा दिक्कत मेरे लिए हो सकती थी। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रुप 1 की, और चलो ग्रुप 2 की भी साथ में ही बात कर लेते हैं ताकि जो बच्चे देख रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की, अकाउंट्स की और एडवांस अकाउंट्स की। यहाँ पर बच्चे नंबर कहाँ पर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जो उनके कटते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, मोर और लेस प्रोविजंस ना सबको पता होते हैं कि भाई इसका ये प्रोविजन है, इसका वो प्रोविजन है एंड सो ऑन। लेकिन होता क्या है, अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में लगभग 20-20 नंबर के एएस आएंगे, लेकिन कोई भी बच्चा मैं देखता हूं कि जनरली जब वो अपनी शीट निकालता है तो 8 या 10 नंबर ही सिक्योर कर पाता है, इससे ज़्यादा नहीं ला पाता। कारण क्या होता है वो ज़रा सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एएस के अंदर बच्चे जो है ना सीधे फोकस करते हैं कि मैं आंसर लिख के आ जाऊं, ठीक है, या मैं उसकी कैलकुलेशन दिखा दूं, या मैं एक उसका जो है सिंगल पैरा के अंदर सारी चीज़ें लिख दूं। ये बहुत गलत चीज़ है। हमेशा याद रखिए कि अगर आपको एएस में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा की एरिया है, 10 नंबर बढ़ा सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने हैं, सबसे पहली चीज़ हमेशा आपको एएस का जो नंबर है वो जरूर मेंशन करना है कि कौन सा एएस है, एएस 9 है, एएस 3 है, एएस 1 है, एएस 13 है। एएस का नंबर जरूर मेंशन करो, और अगर पूरा नाम याद है तो वो भी लिखो। पूरा नाम नहीं भी याद, सिर्फ एएस का नंबर भी मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन एएस का नंबर मेंशन करना जरूरी है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ एएस 9। अब उसके बाद उसका प्रोविजन जरूर लिखना है, और कोशिश करिए कि थोड़ा सा जो है उसे डिटेल के अंदर लिखें। डिटेल के अंदर मतलब कम से कम 50 से 60 वर्ड्स के अंदर जो है कोशिश करें कि आपका प्रोविजन पहुंचे। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बकवास लिखनी है, लिखना अपने क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, जैसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि सपोज गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है, एएस 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स का क्वेश्चन है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो बच्चे क्या करते हैं कि सीधे लिख देते हैं कि भैया फिक्स्ड एसेट जो 10 लाख रुपए का है, 4 लाख की सब्सिडी मिली, हम तो इसे 6 लाख का रिकॉग्नाइज करेंगे। नहीं, आप सबसे पहले लिखो कि एज पर एएस 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है हमारा जो सब्सिडी मिलती है तो उसके 2 ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट ये होता है कि हम उसको जो है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट में से लेस करें, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करें। सेकेंड ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि हम उसको जो है फ्यूचर के अंदर एज ए डेफर्ड रेवेन्यू जो है रिकॉग्नाइज करें। तो आप उसका पूरी पिक्चर जो है वो लिख के आइए। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे की, एएस का नंबर मेंशन नहीं करते, दूसरा अगर मेंशन कर भी दिया तो जो प्रोविजन उसको डिटेल में नहीं लिखते, उसको बड़ा ऊपर ऊपर से लिखने की कोशिश करते हैं। ये डिटेल में प्रोविजन को लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको एएस में पूरे नंबर लेने हैं। और उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, वो वाला पार्ट आपका एकदम ठीक है। इस तरीके से अगर करेंगे तो आप एएस में आराम से 20 में से 20 नंबर लेके आ पाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ जो है वो नहीं होगी। तो एएस के अंदर 10 नंबर अपने मरने से बचा लो, प्रोविजन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। और सर क्या जो परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर कंटेंट है एएस का, अगर उतना कर लें तो वो मोर देन सफिशिएंट है? जी हाँ, अगर आप सिर्फ उतना भी लिख के आ जाते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट रेलिवेंट है वो हमने उसमें आपको प्रोवाइड कर रखा है। सेकेंड पॉइंट अकाउंट्स के पेपर के अंदर लेके जो मुझे रहता है, जनरली मैंने देखा है, वर्किंग नोट्स। बच्चे जो है बहुत कम वर्किंग नोट्स जो है बनाते हैं, ज़्यादा उनका वर्किंग नोट्स के ऊपर फोकस नहीं होता। बच्चे कई बार मेरे सामने क्वेश्चन रेज करते हैं कि कौन से वर्किंग नोट बनाने चाहिए, हमें कैसे पता लगेगा, क्या हर छोटी से छोटी कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बनाना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक काम करिए, कोई भी जो लेटेस्ट आरटीपी है
या उससे भी अच्छा मैं आपको कहूँगा कि आईसीआई का जो क्वेश्चन पेपर है वो और उसका सजेस्टेड आंसर जो कि आपको आईसीआई की वेबसाइट से मिल जाएगा, उसको जो है आप बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू करिए। आपने क्या करना है कि सपोज जो पिछला एग्जाम था अकाउंट्स का या किसी भी सब्जेक्ट का, उसको आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ के पहले सोचिए कि अगर आप एज ए स्टूडेंट होते तो कौन कौन से वर्किंग नोट बनाते। फिर आप सजेस्टेड देखिए कि उन्होंने अपने सजेस्टेड में कौन कौन से वर्किंग नोट वहाँ पर रखे। आपको समझ में अपने आप आ जाएगा जब आप 2 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं और आईसीआई क्या डिमांड कर रहे हैं। देखिए आईसीआई क्या डिमांड कर रहा है वो आपको आईसीआई सजेस्टेड से मिल जाएगा और हर बच्चे के लिए कॉमन है, लेकिन आपकी सोच क्या है वर्किंग नोट को लेके वो हर बच्चे की डिफरेंट हो सकती है और हर बच्चे को अपने लेवल पे जो है उसमें वर्कआउट करना पड़ेगा। और वर्कआउट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाएं, पिछले सालों के 1-2 क्वेश्चन पेपर और उनके सजेस्टेड लें, प्रिंट आउट लेकर बैठे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो स्क्रीन पे कर लें कि क्या वर्क इस क्वेश्चन में क्या वर्किंग नोट जो है आईसीआई ने वहाँ पे अपने सजेस्टेड में दिया है। ये वर्किंग नोट के ऊपर अगर आपने सही से काम कर लिया तो मान के चलिए कि कम से कम जो है 10 मार्क्स आप यहाँ पर अपने एडिशनल कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था हाउ टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, ये एक्स्ट्रा मार्क्स इसीलिए लिखा है क्योंकि होता क्या है जब आप आते हैं, हर बच्चे की आदत होती है कि जब वो पेपर करके आता है तो अपने मार्क्स एस्टिमेट करता है कि मेरे क्या मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन वो मार्क्स एस्टिमेशन जो होता है वो उसके अंदर प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया जो होता है ना वो मिसिंग होता है। प्रेजेंटेशन अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स के अंदर तो मैंने आपको बता दी कहाँ बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, कहाँ आप लोगों को चीज़ों को बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसके सेम वे में इनफैक्ट आपके लिए कहना चाहूँगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी क्या होता है कि बच्चों को जो है वर्किंग नोट जो है वो इग्नोर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर की अगर मैं बात करूं, कॉस्टिंग के अंदर आपको सबसे पहले याद रखो, क्योंकि वो पूरा 100% प्रैक्टिकल पेपर है, वर्किंग नोट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है कि कौन से वर्किंग नोट आपको बनाने हैं और कौन से वर्किंग नोट नहीं बनाने। उसके लिए आप अगेन आईसीआई का आरटीपी उठाइए, पिछले 1-2 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाइए, सजेस्टेड से चेक करिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के वर्किंग नोट हमें बनाने होते हैं। सेकेंड, कॉस्टिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो बच्चे वहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, वो क्या कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको बहुत केयरफुली चेक करो। कई बार वो आपसे बोलेगा कि भाई क्वेश्चन में जर्नल एंट्री कर दो, आप अकाउंट बना के आ जाओगे। वो आपसे हो सकता है जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है, उसने आपसे सिर्फ बोला प्रोसेस अकाउंट का ये वाला पार्ट बताओ, आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और पता नहीं क्या क्या बना के आ गए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ना है कि उसने कौन सी स्टेटमेंट्स मांगी है, वर्किंग नोट मांगा है, कैलकुलेशन मांगी है। कई बार वो सिर्फ और सिर्फ आपसे कैलकुलेशन मांग रहा होता है, सारी चीज़ें डिटेल में नहीं मांग रहा होता। तो यहाँ पर भी मैंने देखा है जनरली बच्चे जो है 8 से 10 नंबर अपने लूज़ कर देते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो कॉस्टिंग में ये 2 बातें ध्यान रखनी है अपन लोगों को कि वर्किंग नोट्स जो है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को केयरफुली देखना है। इसके अलावा जितने अपने ऐसे पेपर हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, वहाँ पर देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्रोविजंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मेंशन होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रोविजन सही से मेंशन नहीं है तो चाहे वो टैक्स का पेपर हो, चाहे वो आपका लॉ का पेपर हो, सब में आपको दिक्कत आएगी। एक चीज़ समझ लो, चीज़ों को समझने वाली स्टेज जो है ना अभी आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम है, जो समझना था समझ लिया, अब आपको फोकस करना है कि आप एग्ज़ाम के अंदर कितना मेंशन करके आ पा रहे हो, कितना जो है वहाँ आप आके रिटर्न कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं करके आओगे, आप वहाँ पर चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करके आओगे तो आपकी बैंड बजनी एकदम तय है। समझ लिया, जितना समझना था सब कुछ ख़त्म हो गया, अब भैया इस खोपड़ी के अंदर घुसाना है, रिटर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इसके लिए बार बार कहता हूँ, थ्योरी पेपर्स के अंदर कंटेंट की जो है कोई एंडिंग नहीं है। आप आईसीआई बुक पढ़ लो, 50 ऑथर्स की बुक कर लो, देयर इज़ नो एंड ऑफ द सेम। द परफेक्ट सॉल्यूशन इज़ योर परफेक्ट रिवीजन बुक। ये जो परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर कंटेंट है, सिर्फ इतना जो है घोटे लगा लो, रट लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट के पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे, हर पॉइंट जो आप लिखोगे उसकी एक एक एक्सप्लेनेशन वर्किंग नोट में लिख के आनी पड़ेगी कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या किया, चाहे वो सेक्शन 54 का हो, चाहे सेक्शन 32 का हो, चाहे सेक्शन 36 का हो। सेम वे लॉ, सेम वे ऑडिट, यही एसएसएम तो पूरा ही लिखना है आपको। तो क्या लिख के आना है,
क्या याद है आपको वो सारा कंटेंट? सर बना के लिख लेंगे। बना के लिखने से कुछ नहीं होता, हमें भी पता है क्या होता है। आप परफेक्ट रिवीजन बुक को जो है इस समय इसकी 2 टाइम्स अ डे रीडिंग शुरू कर दो, तो इतना कंटेंट आपने कर लिया तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया कि कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं। मैंने कोशिश करी सरल अक्षरों के अंदर चीज़ों को कवर अप करने की, और आज के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त यहीं पर चाहूँगा बिना आपका समय व्यर्थ किए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। परफेक्ट रिवीजन बुक लेने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।